नमस्कार साथियों, स्वागत है सक्सेस सेंटर सीकर में। मेरा नाम कान सिंह है और आज हम राजस्थान रोडवेज परिचालक के लिए एग्ज़ाम पेपर 8 का एनालिसिस करेंगे। जैसा कि पिछले पेपर में 7 नंबर का जो पेपर हमने लगाया उसमें 20 क्वेश्चन जो हैं हमने कंप्लीट किए थे। आज भी हम 20 क्वेश्चन ही कंप्लीट करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन का जो संख्या है वो 20 शायद नहीं होगी, 20 से कम रहने वाली है। 20 इसलिए ले रहे हैं कि रोज़ ठीक ठीक प्रैक्टिस हो पाए। टाइम हमारे पास बहुत सारा कम है, इसलिए जितने भी 5-7 पेपर हम और लगा पाएँ उनमें 20 के हिसाब से क्वेश्चंस लगा पाएँ। आइए 8 नंबर का पेपर हम एनालिसिस करेंगे, देखते हैं। इससे पहले मैं शुरू करूं, आपको एक छोटी सी चीज़ मैं बता देना चाहूँगा कि आज का पेपर थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का है। मॉडरेट बोले तो थोड़ा सा इजी से हार्ड की ओर है। जानबूझ के इसलिए लिया गया है ताकि आप लोग थोड़ा सा, अगर मान लो क्वेश्चन भारी भी आ जाए ना तो घबराएं नहीं, इसलिए थोड़ा सा मॉडरेट रखा है। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ऐसा कोई मेरा भाई बहन जिसने अभी तक प्रैक्टिस ही शुरू नहीं करी है, केवल कंसेप्ट पढ़े हैं, सिर्फ सिलेबस ही पढ़ा है, उनके लिए 49 रुपये में 100 टेस्ट, मतलब एक ऐसे बोले हमारी भाषा में, राजस्थानी भाषा में, अटन्नी का एक टेस्ट है 50 पैसे का। तो आप लोग ये टेस्ट जरूर लगाइए। इसमें 29 तारीख को प्री एग्जाम भी आयोजित करवा रहे हैं हम, जो इसी के साथ में फ्री है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1। ए किसी वस्तु को बी को 5% हानि पर बेच दिया तथा बी ने सी को 10% हानि पर बेच दिया। यदि सी ने यह 855 रुपये में खरीदा हो तो ए यह वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी ए ने। बढ़िया सवाल है। इस पैटर्न का ताज़ा जो परीक्षाएं लगी हैं अभी उसमें सवाल भी पूछे हुए हैं, ये नहीं, इस पैटर्न के। कैसे बनाओगे इस तरह के सवालों को? इसमें पता है क्या है, ऐसे मान लो कि जैसे हो नहीं होता है कि फैक्ट्री से कोई चीज़ आती है, जैसे आप जिस मोबाइल से देख रहे हैं वो, ये मोबाइल डायरेक्ट तो आपके पास आया नहीं है, चाइना से बना होगा, दक्षिण कोरिया से बना होगा, अमेरिका से बना होगा, भारत में बना होगा, वहाँ से बनते हुए थोक विक्रेता के पास आया, फिर रिटेलर के पास आया, फिर आपके पास आया है। ऐसी एक स्थिति है कि ये ए से पहुँचा बी के पास और बी से पहुँचा सी के पास। ए के पास पता नहीं ये चीज़ कितने की थी, लेकिन जितने में ए ने खरीदा उससे 5% कम में बेच दिया किसको? बी को। और फिर बी ने जितने में खरीदा उससे 10% कम में बेच दिया किसको? सी को। सी ने 855 रुपये इसके लिए पे किया। अब आपको बताना है कि ए ने कितना पे किया। एक चीज आप सोच के देखना खुद ही कि ए के पास जितना रुपया था वो कम हो के 855 हुआ है। इसका मतलब कम हुआ, 2 बार कम हुआ, तो ए का पैसा 855 से जरूर ज्यादा ही होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन देखते हैं, शो तो नहीं हो सकता। अच्छा, 855 5% 10% घटने पे इतना भी नहीं हो सकता कि 10,000 की चीज 855 पे ही आ जाए। अब ऑप्शन हमारे पास 2 बचते हैं, या तो 1,000 है या 1,050 है। करेंगे कैसे? तो इसका सॉल्यूशन ध्यान से सुनो। इसका सॉल्यूशन ऐसे होगा, ये तो एक बेस बता दिया है मैंने कि जितना ए के पास था उस एक का वैल्यू 5% घटा तो कितना हो गया मेरे भाई? 95/100 हो गया। 100 में से घटा के लिख दो। फिर दोबारा से 10% घटा तो फिर 100 में से घटा के लिखना है। 100 में से घटाया 90/100 हो गया, और ऐसा करने पर वैल्यू आ गई 800 कितनी? 55। ठीक है, जो वैल्यू यहां जिसका पूछा है क्वेश्चन मार्क लगाओ, 100 में से घटा के लिखो और लिख दो लास्ट में जो वैल्यू दी गई है। इसका ध्यान। अच्छा, एक चीज और, अगर हमें शुरू का दे दिया होता, ए का देकर सी का पूछता, तो ए की जगह ए का वैल्यू रखते, अपने आप ही हल करने पर सी का वैल्यू आ जाता। चलो काटते हैं। देखो 0 से 0 कटेगा, ठीक। और अच्छा, कोई ऐसा भी है जिसने कई सालों से गणित छोड़ रखी है और उसके तो बिल्कुल पल्ले ही नहीं पड़ता है, ऐसे सोचते हैं कि अरे यार मेरे तो समझ में ही नहीं आता है, पता नहीं क्या हो रहा है। उसके लिए पहले मैं बताता हूँ, वो पता है क्या कर सकता है? मेरी गणित कहती है जिसका मान चाहिए वो अकेला रहता है, बाकी सब कुछ उठकर दूसरी तरफ जाता है। दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ 855 है। दूसरी तरफ जाने का नियम है कि जो नीचे हैं वो तो चले जाएंगे ऊपर, मतलब उल्टा हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। कोई ज्यादा कमजोर है तो ऐसे कर लेना, मुझे क्वेश्चन मार्क का मान चाहिए, क्वेश्चन मार्क को यहीं रहने दो, इनको सबको उठा के उल्टा कर दो और हल कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर यहां से काटें तो मैं यही कहूंगा 0 से 0 कट गया। अगर 5 से काटें या तो इधर काट लो, 19 5 कितना हो गया भाई? 95। 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे 17 5 85, 5 एकम 5। यहां देखो 19 नाम 171, यही होगा। सही कटा है ये, 855 ही था। ठीक है, 855 19 5 से काटोगे, 17 5 85 और 5 एकम 5, 19 नाम 171, और 9 से 9 कट गया। ये 9 से 9 कट गया, क्या बचा भाई? 1,000 रुपये। इसका मतलब वो चीज़ कितने की थी? 1,000 की थी। क्लियर है सभी का?
एक तरीका। कोई अगर ज़्यादा होशियार है वो क्या कर सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। ज़्यादा होशियार भाई ऐसे कर सकता है, क्वेश्चन मार्क गुणा 95/100 और गुणा 90/100 है और बराबर 855 है। वो यहीं से काट सकता है, 0 से 0 काट दो, 19 5 95 और 20 5 कितना हो गया 100। इधर 9 से काट दो, 9 9 81, ठीक है, और 9 पंजे 45, 19 5 95, 20 पंजे 100। इसको उठा के उधर गुणा कर दो, ऐसे भी किया जा सकता है, दोनों तरीके आपके पास हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कहता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम होने पर उसकी बिक्री 80% बढ़ गई, बताइए उसकी कुल वास्तविक बिक्री में कितना प्रभाव पड़ा। देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर किसी चीज में कोई भी कमी होने की वजह से अगर उसकी कोई दूसरी चीज प्रभावित हो जाए, जैसे यहां देखो उसके विक्रय मूल्य में कमी हो गई 20%, तो उसकी बिक्री ज्यादा हो गई 80%, मतलब भाव घट गया। भाव घटने पर अगर बिक्री ज्यादा हो, आप भी जानते हैं किसी चीज का भाव कम होगा तो लोग ज्यादा खरीदेंगे, अगर भाव ज्यादा हो जाएगा तो लोग कम खरीदेंगे। अगर ऐसे किसी चीज की वैल्यू में दो बदलाव आ जाए एक साथ तो आपको कुछ नहीं करना है। इसके दो तरीके हैं। इसका पहला वे तो ये है, मैं दो तरीके बता रहा हूं। पहला वे तो ऐसा है, a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 लिख दो, a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 कर दो। इस तरह अगर दो बदलाव आ जाएं तो आप कहेंगे कि पहला यहां विक्रय मूल्य 20% कम हुआ है तो -20 प्लस 80, ठीक है, प्लस -20 गुणा 80 और बटा कितना कर दो 100 कर दो। आप मुझे बताओ -20 प्लस 80 कितना हो जाएगा, प्लस का 60, 0 से 0 कट गया, 8 दूनी 16 प्लस माइनस -16, बताओ 44% बचा कि नहीं बचा। अच्छा प्लस का 44 बचा है, अगर प्लस का 44 बचा है 44 की वृद्धि हुई कि नहीं हुई। एक तरीका। इसका एक तरीका और है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है। दूसरा तरीका ध्यान से देखें, आप ऐसे भी कर सकते हैं इस तरह के सवालों में जिसमें एक बार कमी हो गई वृद्धि हो गई, दो बार वृद्धि ही होगी, दोनों बार कमी ही हो गई, कोई वैल्यू नहीं दे रखी तो 100 लिख लो। 100 गुणा यहां 20% की कमी हो गई तो 100 में से घटा के लिख दो, और अगर 80% की वृद्धि को 100 में जोड़ के लिख दो और कमी को 100 में से घटा के लिख दो। 20% की कमी हुई, 100 में से घटाया, 80/100 हो गया। 80% को 100 में जोड़ेंगे 180/100 हो गया। जितना कटे उतना काट दो, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 18 8 हो गया 144। इसका मतलब हुआ कि जो चीज 100 थी वो 144 हो गई, जो चीज 100 थी वो 144 हो गई। तो बताओ कितनी वृद्धि दिख रही है आपको। आप कहेंगे सर 100 से मैंने शुरू किया और काटा पीटी करके 144 पे पहुंच गया, मतलब 44% आप लोगों की वृद्धि हो गई है। क्लियर है सभी का। आगे सवाल नंबर देखो 3। ए बी का अनुपात 2:3 है, बी सी का अनुपात 2:3 है और सी डी का अनुपात 3:4 है। ए डी का मान बताओ। मैं यहां भी दो चीजें आप लोगों को बताऊंगा, एक ट्रिक भी बताऊंगा, इसका एक ट्रिक भी बताऊंगा और एक बेसिक भी बताता हूं। पहले आप समझो, अगर इस तरह की वैल्यू आए ए बी बी सी सी डी, इस तरह का कुछ भी आए तो आपको पता है क्या करना है। इसका फर्स्ट वे बता रहा हूं, आपको लिखना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी लिखो, ए बी के नीचे ए बी लिख दो 2:3, फिर बीसी वाली वैल्यू बीसी के नीचे रखो। अब ऐसा तो है नहीं महाराज कि इसके ऊपर ही चिपका दोगे, नीचे ही तो रखना पड़ेगा। बीसी के नीचे बीसी वाली वैल्यू रख दो, सीडी के नीचे सीडी वाली वैल्यू रख दो, ऐसे सबका अपना अपना वैल्यू रख दो। रख दिया। अब क्या करना है, गणित नहीं लगानी है, अब इनको खींचना है। जिधर तुमको कम दिख रहा है खींच खींच के बढ़ दो। देखो इसमें टोटल कितने पद है मुझे ये बताओ। आप कहेंगे गुरुजी यहां तो हमें टोटल 4 पद दिख रहे हैं, तो मुझे बताओ इसमें टोटल 4 पद होने चाहिए, 2 ही है। इसमें 4 पद होने चाहिए, 2 ही है। इसमें 4 पद होने चाहिए, 2 ही है। क्या करें, पड़ोसी को खींचो और भरो, पड़ोसी को खींच खींच के भरो। देखो इसके आगे के 2 पद खाली है, इसी पड़ोसी को खींच दो और आगे बढ़ दो, इसी पड़ोसी को खींच दो आगे बढ़ दो, इसको पीछे खींचो और बढ़ दो, इसको पीछे खींचो और बढ़ दो। इसी से देखो 3 है पड़ोसी इसलिए 3 से ही बढ़ दो, ऐसे खींच खींच के बढ़ दो और गुणा कर दो सबको। अब गुणा करने से पहले भी कोई अगर ज्यादा होशियार है जिसको लगता है मुझे गणित आती है, वो तो ऐसे कर सकता है, सब में जो कॉमन है वो कॉमन कट सकता है। अगर ना कटे तो गुणा कर लो सबको एक बार। अगर सबको गुणा करें तो बुधराम भाई 3 दूनी 6 दूनी कितना हो गया 12, 3 तिया 9 दूनी कितना हो गया 18, 3 तिया 9 तिया कितना हो गया 27, 4 तिया 12 तिया कितना हो गया 36। अब मुझे बताओ ये सारा 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। अरे दोस्त 3 से काटूं, अच्छा मत काटो, हमें क्या पूछा ए और डी का मान बताओ, तो बताओ ए और डी का मान कितना होगा। आप कहेंगे 12 और 36 होगा। अरे 12 और 36 तो कटकर 1 3 नहीं बनाएगा क्या, तो उत्तर क्या आ जाएगा 1 3 आ जाएगा। क्योंकि सर मैं बुधराम का इसलिए नाम ले रहा हूं, वो तो पक्का देखेगा। देखो आगे हम बात करें, इसका कोई और तरीका है। सर एक इसका 5G अप्रोच बताता हूं मैं आपको।
परीक्षा में याद रखना, इस तरह के किसी भी प्रश्न में अगर फर्स्ट और लास्ट पूछे, मैं लिख देता हूं, अगर फर्स्ट अनुपात लास्ट पूछे, लेकिन शर्त है या फिर मिश्र अनुपात पूछे, शब्द मिश्र अनुपात भी कह सकता है, मिश्र अनुपात पूछे, मतलब दो चीजें बोल रहा हूं, या तो पूछे फर्स्ट और लास्ट का अनुपात पूछे आपको, या प्रश्न में कहते बताओ इनका मिश्र अनुपात बताओ, ऐसे सारे लिख के कहेगा मिश्र अनुपात बताओ, एक ही बात है। तब आपको क्या करना है, इस तरह के सवालों में अगर फर्स्ट और लास्ट का अनुपात पूछे, जैसे यहां देखो फर्स्ट ए था और लास्ट का डी था, फर्स्ट और लास्ट ही पूछा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सबको बट्टा में लिख के गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। सभी को बट्टा में लिख दो और आंसर आ जाएगा। देखो पहला 2:3 है, 2/3 लिख दो, गुणा करते चलो। दूसरा 2/3 है, 2/3 कर दो। 3:4 है, 3/4 कर दो। सबको बट्टा में लिखो और गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। 2 दूनी 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, ऊपर तो बचा 1 और नीचे बचा 3। 1/3 या 1:3 आपका आंसर होगा। क्या समझे? आपने समझा होगा कि अगर फर्स्ट और लास्ट पूछे तो शॉर्टकट है, सबको बट्टा में लिख के गुणा कर दो, फर्स्ट और लास्ट आ गया। इसकी जगह मिश्र अनुपात भी कह सकता है। और अगर फर्स्ट और लास्ट ना पूछे, सारे पूछ ले, तो ऐसे बना लो। दोनों तरीके बता दिए। आगे बढ़िए, क्लियर है सभी का? प्रश्न संख्या 4 देखो, 3 संख्याएं 2, 3, 4 के अनुपात में है, उनका औसत 39 है। देख भाई एक बात सुन, अगर औसत दिया है तो गणित कहता है औसत बराबर औसत, लैसे बराबर लैसे, मैसे बराबर मैसे, योग बराबर योग, अंतर बराबर अंतर, गुणा बराबर गुणा, कुछ भी जो दिया, घन बराबर घन, वर्ग बराबर वर्ग, जैसा दिया है वैसा करो। अगले ने अनुपात देकर ओरिजिनल औसत दी, ये ओरिजिनल है सर और ये अनुपात है, तो आपको पता है क्या करना है, अनुपातों का औसत बराबर ओरिजिनल औसत, अनुपातों का औसत बराबर ओरिजिनल औसत। अब सबसे पहले हमें अनुपातों का औसत निकालना पड़ेगा। अनुपातों का औसत देखें तो 2, 3 और 4 राशियों का योग बटा राशियों की संख्या ही तो होती है। 4, 3, 7 और 2, 9, 9 में 3 का भाग देंगे 3 आएगा। बताओ अनुपातों का औसत यही आएगा क्या? इन अनुपातों का औसत निकाल लो, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब किसी किसी के मन में आ रहा है, मास्टर देखो कितना पागल है, ये भी तो कर सकता है बीच की संख्या ही औसत होगी। यस, अगर संख्या रेगुलर है, आज के बाद याद रखना, अगर रेगुलर संख्या हो तो बीच वाली संख्या ही औसत होती है, तो औसत कितना होगा? 3 होगा। दोस्त इस 3 की ओरिजिनल वैल्यू 39 है, मतलब आपका 3 अगले का 39 बराबर है, तो आपका 1 अगले के 13 के बराबर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि 13 तिया 39, उठा के भाग लगा दो। अगर आपका 1 अगले के 13 के बराबर है, तो अगला कहता है सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या तो 2 है, तो आपका 2 अगले के कितने के बराबर होगा? 26 के बराबर होगा कि नहीं होगा? आप कहेंगे यस। उत्तर कितना आ जाएगा? 3 नंबर। क्लियर है सभी का? आगे देखिए प्रश्न संख्या 5, श्री धल और श्री हुसैन की आय का अनुपात 7:4 है, वे का अनुपात 2:1 है। यदि प्रत्येक 10,000 रुपए की बचत करते हैं, श्री धल का व्यय कितना है, यह पूछा है। आइए दोस्त, इसके भी 2 तरीके बताता हूं। पहले तरीका नंबर 1 देखो, जो सोच सके वैसे सोचिए। इसमें श्री धल है एक और श्री हुसैन है, ठीक। इनकी आय कितनी कितनी है दोस्त? तो आप कहेंगे गुरुजी इनकी आय है 7 और कितनी? 4। मतलब श्री धल कितना कमाता है? 7 रुपया। हुसैन कितना कमाता है? 4 रुपया। बढ़िया बात है। खर्चा कितना करते हैं? तो आप कहेंगे गुरुजी खर्चा करते हैं 2:1। ठीक, ये 2 रुपया खर्च करता है, 1 रुपया खर्च करता है। प्रत्येक 10,000 रुपये बचाता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं प्रत्येक समान बचाता है या अलग अलग बचाता है? आप कहेंगे गुरुजी प्रत्येक तो समान ही बचाता है। अगर प्रत्येक समान बचाता है तो इधर देख के बताओ ना, 7 कमा के 2 खर्च कर दिए, कितना बचाया? 5। 4 कमा के 1 रुपया बचाया, कितना कमाया? बचाया 3। खर्च कितना किया? 3। तो यहां तो अलग अलग खर्चा हो रहा है, जबकि उधर तो बराबर खर्चा है। अच्छा, खर्चा दिया था ना, बचत है मतलब, हाँ वो एक ही बात है। यहां बचत 5 और 3 है, जबकि उधर तो बचत 10-10 हजार है, ये तो गलत बात है। तो ऐसा क्या करें कि ये दोनों वैल्यू बराबर ही आए? तो एक बात सोच के देखो, आप सोच के देखना एक बात, ये 2 और 1 को मैं 3 से गुणा कर दूं, इसको तो कह दूं 6, 3 से गुणा कर दो 6 और 3 एकम 3, मैं 6 3 लिख दूं, तो 6 3 का अनुपात भी तो काटने पर 1 2 ही आएगा ना वापस। भाई कुछ भी करो, अनुपात नहीं बदलना चाहिए। अनुपात देखो वही 6 3 को भी तो 1 और 2 ही कहेंगे। अब बताओ 7 रुपए खर्च करके कमा के 6 रुपए खर्च कर दिया, तो बचाया कितना? आप कहेंगे 1। 4 रुपए कमा के 3 रुपए खर्च कर दिया, बचाया कितना? आप कहेंगे 1। 1 रुपया बचाया है। क्लियर है दोस्त? इस 1 की ओरिजिनल वैल्यू क्या है ये बताओ।
इस एक की ओरिजिनल वैल्यू है 10,000, इस एक की दोनों 10-10 हज़ार रुपये बचा रहे। अच्छा, अलग तरीका और बताना पड़ेगा ना, एक इस एक की वैल्यू है 10,000 रुपये, तो एक बराबर अगर 10,000 है तो हमें कहता है श्री धल का वे बताओ क्या है, और ये रहा धल और ये रहा उसका वे, मतलब इसकी वैल्यू पूछिए। एक 10,000 है तो 60,000 होगा कि नहीं होगा? आप कहेंगे हाँ सर 60,000 होगा। आंसर कितना आ गया? 60,000। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं होगी। अब ये तो हो गया, कोई सोचे कि गुरुजी मैं तो इतना सोच ही नहीं पाता हूँ, तब सर इसका एक बेसिक तरीका है जो मैंने कोर्स में पढ़ा रखा था, पूरा सब कुछ पढ़ाया है, सिखाया भी है। दोस्त सुने, बेसिक तरीका क्या है समझना। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं वे में बचत जोड़ दूं तो बराबर आय बनती है कि नहीं बनती है? आप कहेंगे हाँ सर बनती है। मुझे बताओ, इन दोनों का वे, एक तो है धल और एक है हुसैन, इन दोनों का वे कितना है? 2:1। इसको बना लो 2 अक्स और इसको बना लो अक्स, क्योंकि अनुपात ओरिजिनल नहीं होता है, अनुपात को अक्स के साथ कनेक्ट करने पर ओरिजिनल बनता है। ओरिजिनल में ओरिजिनल जुड़ता है, 2 अक्स में 10,000 जोड़ दो और अक्स में भी 10,000 जोड़ दो। 10-10 हज़ार जोड़ने पर अनुपात आय का बनेगा। वे प्लस बचत, ओरिजिनल बनाने के लिए अक्स से कनेक्ट किया, ओरिजिनल आय जो बचत जोड़ी, तो बराबर आय का अनुपात बनेगा 7:4। अब क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीपल करते हैं, इसको इससे इसको इससे। अगर क्रॉस मल्टीपल करें तो बताओ 4 दूनी कितना हो गया जी? 8 अक्स, और इधर कितना हो गया जी? 40,000। ठीक है, इधर मल्टीपल करो जी, इधर मल्टीपल हो गया 7 अक्स, और प्लस 7 को 10,000 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया जी? 70,000 हो गया जी। ऐसे सुना है? 10 वाला बिस्कुट कितने का है जी? देखो, अगर मैं इसको उठा के इधर ले आऊं, अक्स को उठा के इधर ले आओ, तो 8 अक्स में से 7 अक्स गया तो अक्स बचेगा, और इस 6,000 40,000 को उठा के उधर ले जाओ, अगर 40,000 को उठा के उधर ले जाओ तो 70,000 में से 40,000 घट गया, 30,000 बचेगा कि नहीं बचेगा? अक्स की वैल्यू 30,000 है। का पूछा है धल का वे बताओ कितना है, और देखो धल का वे कितना है? 2 अक्स। अगर एक अक्स 30,000 है तो धल का वे पूछा है कि धल का वे बताइए कितना होगा, तो आप कहेंगे 2 अक्स है मतलब 2 गुणा 30,000 होगा, और 2 गुणा 30,000 कितना होता है जी? 60,000 होता है। क्या ऐसा भी कर सकते हैं? मैंने ये भी बता दिया, ये भी बता दिया है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। संख्याओं 15, 28, 20, 38 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि समानुपात हो जाए? बढ़िया सवाल है, जिनको नहीं आता है वो सीखिए और सुनिए। देखो, समानुपात का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं ऐसे कह दूं कि 3:6 और 12:24 क्या समानुपाती है? देखो, ये समानुपाती तभी हो सकती है जब इन दोनों का जो अनुपात बने वही अनुपात इन दोनों का बने, बराबर होना चाहिए। तो देखो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 1 2 बना है। अच्छा, इसका देखो 12 एकम 12 और 12 दूनी 24 बराबर बना है, मतलब काटने पर 1 2 ही इसका आया, 1 2 ही इसका आया। अगर इन दोनों का वैल्यू बराबर आ रहा है तो 3, 6, 12 और 24 ये सब समानुपाती कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? समानुपाती कहलाएंगे। ये सब के सब समानुपाती हैं। अगला हमें कहता है कि 15, 28, 20 और 38 इनमें से हर संख्या में से कौन सी संख्या घटाऊं ताकि हल करने पर ऐसे समानुपाती बने। आप पहले ये देखो कि क्या ये वाकई में समानुपाती हैं। तो आप मुझे बताओ 15:28 समानुपात 20:38। देखो, फिलहाल तो ये समानुपाती नहीं है, अगर होती तो अगला क्यों कहता घटाओ, और नहीं तो 0 दिया होता ऑप्शन में। इसका मतलब फिलहाल तो नहीं है। काट के भी देख लो ना, क्योंकि 15 और 28 तो कटेगा नहीं, और 20 काटोगे 10 बार कटेगा, 10 और 29 इधर, जबकि और इधर करोगे तो 15 28 का 15 28 रहेगा। मुझे बताओ दोनों बराबर दिख रहे हैं तुमको? नहीं। अब ये कहता है कि क्या घटाएं, तो देखो इस तरह के सवालों को परीक्षा में तुम बाई ऑप्शन बना के आना। अच्छा, एक चीज और, मैं आपको यहां मेरी मेधा शक्ति दिखाने नहीं आया हूं, मैं आपको वो अप्रोच देने आया हूं जिससे आपकी परीक्षा पास हो सके और परीक्षा के वक्त आपके दिमाग में वो तरीका आ सके। मेरा ये मकसद है। अप्रोच सिखाने पर बात आए तो मैं बिना अक्स लगाए, बिना ऑप्शन करे भी सवाल को करके दिखा सकता हूं। इसके 3 तरीके, 3 नहीं माफी चाहूंगा, 4 तरीके हैं टोटल। एक तरीका है ऑप्शन से करना, दूसरा तरीका है अक्स लगा के करना, और 2 तरीके हैं बिना अक्स के करना। मैं रेलवे के लिए गणित पढ़ाता हूँ, ये राजस्थान की वैकेंसियों में रोडवेज के लिए आप लोगों के लिए क्लास ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ।
नहीं तो विशेष रूप से मैं रेलवे भर्ती परीक्षाओं के लिए गणित पढ़ाता हूँ। और हमारे टेलीग्राम में मैं कई बार लिंक शेयर करता हूँ जो रेलवे की क्लासें हैं उनकी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। गणित की मेधा शक्ति जिसको जाननी है वो जान सकते हैं। मैं इसलिए इतनी बात बोला हूँ, किसी को ये ना लगे कि यार ये तो बाई ऑप्शन कर रहा है, बिना ऑप्शन के भी पॉसिबल है कि नहीं है। ये सब पॉसिबल है, मैंने बता रखे हैं। 15:28:20:38 है। इनमें से कौन सी संख्या घटाएं? तू भाई एक ही काम करके आना, ऑप्शन से उठाना, चेक करना, सबसे बेस्ट यही है आपके लिए। देखो अगर मैं इसमें से 6 घटा दूं तो इसमें से भी 6 घटाऊंगा, इसमें से भी 6 घटाऊंगा, इसमें से भी 6 घटाऊंगा। 6 घटाऊंगा तो यहां बचेगा 9, यहां बचेगा 22, और जो नहीं कटता है आपस में, यहां घटाऊंगा 14 और यहां घटाऊंगा 32। अब देखो इन दोनों का सरल अनुपात होता नहीं है, इसका ये होगा तो बराबर नहीं होगा, इसका मतलब 6 तो नहीं घटेगा। ऐसे ही फिर 6 नहीं घटे तो 4 घटा के देखो। अब तुम ऐसे डायरेक्ट करना, चलो एक तो लिख के बता देता हूं, 4 घटाओ 4 घटाओ 4 घटाओ। अगर 4 घटाओगे तो बनेगा 11, 4 घटाओगे बनेगा 24। देखो इनका कोई सरल अनुपात नहीं होगा। अगर इधर 4 घटाओगे 16 बनेगा, 4 घटाओगे तो 34 बनेगा, जिसका 8:17 बनेगा। क्या ये दोनों बराबर दिख रहे हैं तुमको? नहीं, इसका मतलब ये भी गलत है। और सुनो भाई, अगर मैं 2 घटाऊं तो देखो 2 घटाऊंगा 13 बनेगा, और 2 घटाऊंगा तो 26 बनेगा। ध्यान देना, 2 घटाऊंगा और 2 घटाऊंगा, इसमें से भी 2, इसमें से भी 2। अगर मैं 2 घटा दूं 13 बनेगा, और 2 घटा दूं 26 बनेगा। इधर 2 घटाऊं 18 बनेगा, इधर 2 घटाऊं 36 बनेगा। आप सोच के देखो, अगर मैं 13 एकम 13, 13 दूनी 26, क्या 1 2 कह सकता हूं? 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 1 2 कह सकता हूं। किस पर बैलेंस हुआ? आप कहेंगे मेरे दोस्त 3 नंबर ऑप्शन से बैलेंस हुआ। इसका मतलब ऑप्शन बाई ऑप्शन 3 नंबर ऑप्शन से देखो, या बाई ऑप्शन सी देख लो, उत्तर आप लोगों का आ जाएगा 2। क्लियर है? ऐसे ही करके आना, नहीं तो इसके शॉर्ट अप्रोच हैं। मैं अब भी कह रहा हूं शॉर्ट अप्रोच एक तो ये होता है कि अंदर वाले का अंदर वाले के साथ, बाहर वाले का बाहर वाले के साथ एक बार योग करो, एक बार गुणा करो और कर दो बराबर। इसका एक बार योग करो, एक बार गुणा करो, इसका एक बार योग करो, एक बार गुणा करो, योग बराबर गुणा करके 1 की वैल्यू निकाल दो, वही x का मान है। ऐसी चीजें जानने के लिए आप लोग देख सकते हैं रेलवे के लिए जो मैंने पेपर हल करवा चुके हैं, वहां से अगर कोई तैयारी करना चाहे तो पढ़िए जरूर। एक व्यक्ति अपनी आय का 80%, ये थोड़ा ठीक पर्सन लिया है। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, इस तरह के सवाल की संभावना हो सकता है आपके ना हो, लेकिन फिर भी 1% अगर हो जाए तो कल को माथाफोड़ी हो, आप मुझे गाली दोगे परीक्षा देने के बाद कि यार पढ़ाया था, हमारा टाइम ले गया और कुछ पर्सन आया ही नहीं। तो इसलिए मैं नहीं चाहता, अधिक को जगह है, कम को जगह नहीं है। थोड़ा सा ठीक पर्सन है, लेकिन मैं आसान बना दूंगा। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% व्यय करता है, उसका आय 20% बढ़ गई तथा वे 10% कम वृद्धि कर गया, उसकी बचत बताओ। ये तो वैसे भी डेटा आसान है, इसलिए कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। देखो एक तो है आय और एक है वे, और एक तरफ हम बनाएंगे बचत। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च कर दिया, बात परसेंट की आती है तो हम 100 मानते हैं। इसका मतलब उसकी आय कितनी परसेंट मानोगे? 100% मानोगे। आय कितनी मानेंगे? 100। तो ऐसे मान लो कि वो 100 रुपए कमाता है। अगर वो 100 रुपए कमाता है तो उसमें से खर्चा कितना करता है? 80। 100 रुपए कमाता है तो 80 रुपए खर्च कर दिया, तो बताओ उसने बचाया कितना? 20 रुपए बचाया। ये पहले था। अब अगर मैं कहूं कि अब कितना होगा, अब की बात अगर करूं कि अब कितना होगा, तो पर्सन क्या कहता है कि उसकी आय 20% बढ़ गई। आय 20% बढ़ गई। आय 20% बढ़ने का मतलब 100 का 20% निकालो। आप जानते हैं 100 का 20 तो 20 ही होगा, 100 से 100 कट जाएगा, 100 का 20 तो 20 ही होगा, मतलब 20 रुपए बढ़ गए। 20 रुपए बढ़े 120 हो गया। अब एक बात सुनो भाई, ये डायरेक्ट 100 में 20 नहीं जोड़ा गया है, 100 का 20% निकाल कर जोड़ा गया है। तो उसने वे 10% बढ़ा दिया। वे में 10% वृद्धि करो। अब 10% वृद्धि करके 90 मत कर देना, यहां 80 का 10 निकालना पड़ेगा ना तुमको, और 80 का 10 निकालोगे तो मेरे भाई 8 आएगा। तो 8 इसको बढ़ाओ तो बताओ ये 88 होगा कि नहीं होगा? आप समझे मेरी बात? यहां डायरेक्ट 10 करके 90 मत करना, 80 का 10% 8 निकलता है, वो 8 जोड़ना है इसमें। आज जो आदमी 120 रुपए कमा के 88 रुपए खर्च कर रहा है, तो बताओ बचा कितना रहा है? 120 रुपए कमा के 88 रुपए खर्च करेगा तो 12 तो इधर से, 20 इधर से, बताओ 32 रुपए उसने बचा लिए कि नहीं बचाए? आप कहेंगे हाँ बचा लिए। मतलब आज के टाइम पर वो आदमी 32 रुपए बचा रहा है। वो कह रहा है उसकी बचत में कितनी वृद्धि होगी, बताओ मुझे पहले से बचत में कितनी वृद्धि हो गई। तो आप कहेंगे गुरुजी वृद्धि परसेंट में चाहिए अपने को।
देखो बचत तो 12 बढ़ गई, बचत तो 12 बढ़ गई, लेकिन ये बढ़ी किस पर? पहले वाली 20 है, 20 से 12 ज्यादा है तो बट्टा 20 और गुणा कितना कर दो 100। 20 पाँचे 100, 12 पचे कितना हो जाएगा 60%। आंसर नंबर कितना आ गया 4। परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए जितना बढ़ा उतना ऊपर, जिससे ज्यादा हुआ उसको नीचे और प्रतिशत के लिए गुणा 100। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। कहता है किसी वस्तु के मूल्य में 10% वृद्धि करने पर उपभोक्ता को उसकी खपत में कितने परसेंट कमी करनी होगी ताकि उसका माह का खर्च ना बढ़े। इसके लिए क्या करना है, आप ऐसे सोचो कि खर्चा बढ़ गया 10%। खर्चा 10% बढ़ने का मतलब है भाई मूल्य बढ़ गया, किसी चीज का वैल्यू बढ़ जाएगा, तो जो चीज पहले 100 की आती थी वो अब 110 की आ रही है, क्योंकि कितना परसेंट बढ़ा है 10%। तो जो चीज पहले 100 की आती थी वो अब 110 की आ रही है। ठीक, इसका काम यही है। अब अगला कहता है कितना कम करें कि पहले जितना ही रह जाए। तो मुझे बताओ, जो चीज 100 थी वो अब हो गई 110, इसको कितना कम करूं कि पहले जितना ही वापस आ जाए। भाई देखो, पहले एक चीज थी 100 और अब हो गई वो 110। कितनी हो गई 110। इसको कितना काटूं वापस कि वापस पहले जितनी हो जाए। तो बताओ, इतना ही तो काटोगे कि नहीं काटोगे? तो कितना कम करोगे? 10 ही तो कम करोगे। तो आपको पूछा कितना परसेंट कम करें। देखो, ओरिजिनल तो 10 कम करना है आपको, लेकिन ये 10 किस में से कम करना है? परसेंट में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, डायरेक्ट 10 नहीं करोगे, परसेंट में बदलने के लिए क्या करोगे, 10 कम करोगे। किस में से? 100 में से या 110 में से? कई कई बच्चे क्या करते हैं, नीचे 100 रख देते हैं। अरे भाई 100 रखोगे तो 100 से 10 कम करने पर तो 90 आना चाहिए था ना। ये 10 कम हुआ है 110 से, और प्रतिशत के लिए गुणा 100। काट लो, 0 से 0 कट जाएगा। 11 9 99, 1/11। 9 से ही 1/11% का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। बोलो, कोई दिक्कत है किसी को? मैं उम्मीद करूंगा किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बेकायदा मेरी बात को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। आर का वेतन एस के वेतन से 30% ज्यादा है। आर के वेतन के संदर्भ में एस का वेतन में कितने परसेंट कमी आई? दोस्त ऐसे समझो, आर का वेतन एस के वेतन से 30% ज्यादा है, तो यहां दो नाम है, एक आर है और एक एस है। 100 किसको माने, आर को माने या एस को माने? कई कई बच्चे क्या करते हैं, आर का वेतन एस से 30% ज्यादा है, वो क्या करते हैं, इसको 100 मान लेते हैं आर को। अब ये तो 30 ज्यादा है ना भाई, अगले ने ये कहा कि ये 30% ज्यादा है, एस से 30% ज्यादा, ऐसे बोला है। आर का वेतन एस से 30 ज्यादा है, लोग क्या करते हैं, इसको 100 मान के इसको 70 मान लेते हैं, उनको लगता है 30 ज्यादा है। गलत, ऐसा नहीं करना है। अपनी मर्जी नहीं है कि जिसको मानना चाहा उसी को 100 मान लिया। भाई 100 उसी को मानो जिस पर निर्भरता है। यहां आर का वेतन एस के वेतन से ज्यादा है, मतलब जितना वेतन तुम एस का लिखोगे उससे 30% ज्यादा लिखना है। तो निर्भरता किस पर हुई, एस पर। एस का अगर 100 लिखोगे तो 100 से 30 ज्यादा लिखो, 500 लिखोगे 500 से 30 ज्यादा लिखो, 1000 लिखोगे 1000 से 30 ज्यादा लिखो। अच्छा, कई कहते हैं 100 ही मानना जरूरी है। नहीं, तुम जितना चाहो उतना मानो, लेकिन 100 आसान होता है क्योंकि 100 का 30% 30 होता है। इसको 100 माना तो इसको 130 मानना है भाई। इसको 100 मान के इसको 70 मत मानना, क्योंकि तुमको यहां भी फीलिंग 30 वाली आएगी, लेकिन गलत है क्योंकि परसेंट बदल जाएगा। इसलिए इसको 100, इसको 130 मानो। ठीक, ये तो हो गई इसकी नॉर्मल बात। अब कहता है, मान लिया पहली लाइन का काम सिर्फ मानने का है, फिर इसका कोई काम नहीं है, इसको भगाओ यहां से। जैसे हलवाई का काम होता है मिठाई बना देना, न कि शादी में उसका काम होता है लोगों को जिमाना। जिमाने वाले और होते हैं, वेटर होता है वो। इसलिए इसका काम था केवल ये 2 नंबर देना, दे दिया, इसको भगा दो। अब जो पूछा है उस पर बात करो। आर के वेतन के संदर्भ में एस के वेतन की प्रतिशत कमी बताओ। मतलब ये कहता है आर के संदर्भ में एस कितना कम है, परसेंट में बताना है। तो आपको परसेंट में बताना है। पहले तो बताओ ओरिजिनल में कितना कम है। ये 130 से 30 कम है, लेकिन किससे कम है, 130 से, और प्रतिशत के लिए गुणा 100 हो जाएगा। 0 से 0 हो जाएगा। मतलब ये हो गया मेरे दोस्त 300/13। 13 दूआ 26, बच गया 4, 13 तिया 39, 23 सही 1/13। भाग तुमको देना ही पड़ेगा, आज नहीं तो 10 दिन बाद। 23 सही 1/13, उत्तर कितना आ जाएगा, 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10। यदि अक्स का 1/2 वाई के 3/5 के बराबर है तो अक्स वाई से कितना परसेंट ज्यादा है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आइए दोस्त समझते हैं। मैं इससे पहले आपको 2-3 छोटी छोटी बातें बताऊंगा। पहली चीज, आप ये जानते हैं 2a = 3b हो तो a अनुपात b कितना होता है, पहले तो ये बताओ। तो आप कहते हैं आमने सामने का मान होता है a का मान इसके सामने की संख्या और b का मान इसके सामने की संख्या। तो a अनुपात b होता है 3:2। कितना होता है,
3:2 होता है। पहली बात समझ गए, आमने सामने के मान होते हैं। एक नंबर बात। दूसरी बात समझो, आज के बाद अगर 2 अनुपात ऐसे हैं, जैसे मैं बोल दूं A/B 2/3 और 1/5 है, इतना दिमाग में रख लो भाई बहनों, सबकी बात कर रहा हूं, नहीं तो लड़कियां नाराज हो जाएंगी। A/B अगर 2/3 है, एक बात परीक्षा तक ये याद रख लो कि भिन्न में दिया गया अनुपात सही नहीं है। मैं लीगल तौर पर नहीं बोल रहा हूं, तुम्हारा प्रश्न सही हो जाए उस लेवल में बोल रहा हूं। भिन्न में दिया हुआ अनुपात कभी सही नहीं होता है। अगर कभी तुमको अनुपात भिन्न में मिल जाए तो उसको सही करना पड़ता है। कैसे करते हैं? जोड़ बाकी की तरह लघुत्तम लेके करते हैं। वैसे तो 2 ही अनुपात हो, 2 ही हो तब तो क्रॉस मल्टीपल करके करते हैं। इसको इससे गुणा कर दो, पहले ये करो तो आप बोलो 5 दूनी 10, फिर इसको इससे गुणा करो 3 एकम 3, ये हो गया सरल अनुपात। अगर 2 से ज्यादा हो तो 2/3 अनुपात 1/5 है। अगर 2 से ज्यादा हो तो लघुत्तम लेकर करते हैं। जोड़ बाकी की तरह लघुत्तम लो, 5 तिया 15 आएगा। 3 का भाग 15 में 5 बार, 5 को 2 से गुणा किया 10। 5 का भाग 15 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया 3, फिर लघुत्तम को छोड़ दो। जो बीच में अनुपात बना ना, यही आप लोगों का सही अनुपात है, यही आंसर है। देखो 10 3 ही आया था। 2 बातें अगर आपने सीख ली तो आ जाओ इस सवाल को लगाते हैं। ये सवाल कुछ भी नहीं है फिर, अगर आपने 2 बातें सीख ली तो। देखो अगला कहता है अक्स का 1/2 बराबर वाई का 3/5 है। तो पहले तो ये बताओ अक्स अनुपात वाई क्या होगा। मैंने कहा आमने सामने के मान होते हैं। अक्स का मान इसके सामने की संख्या, वाई का मान इसके सामने की संख्या। बताओ अक्स का मान 3/5 होगा, आप कहेंगे हाँ। बताओ वाई का मान इसके सामने की संख्या 1/2 होगा, आप कहेंगे हाँ। बहुत बढ़िया। क्या ये सच है, ये सही है? आप कहेंगे नहीं सर, अभी आपने कहा ये तो सरल नहीं है। इनको सरल अनुपात, अगर आपको इस तरह का अनुपात दिखे तो सरल बनाओ। सरल बनाने का तरीका है इसको तो इससे गुणा कर दो और इसको इससे गुणा कर दो। अगर गुणा करोगे तो 3 दूनी कितना आ जाएगा 6 और 5 एकम 5। मतलब अक्स का मान 6 और वाई का मान 5 है। अगले ने झंझट दिया था, तुमने तोड़ के सरल कर दिया। सरल कर दिया कि अक्स का मान 6 और वाई का मान 5 है, बस कर दिया सरल। अब इसका कोई काम नहीं है, इसका काम था अक्स और वाई का मान देना। अक्स और वाई का मान तुमको 6 और 5 मिल गया। अब पढ़ो आगे क्या पूछा है। कहता है देख के बताओ अक्स वाई से कितना परसेंट ज्यादा है। तो तू भाई देख के बता मेरे को अक्स वाई से कितना ज्यादा दिख रहा है। वाई से मुझे 1 ज्यादा दिख रहा है। अधिक परसेंट में पूछा है लेकिन अपने को, ओरिजिनल नहीं परसेंट में, तो मुझे 1 ज्यादा दिख रहा है। ये 1 किससे ज्यादा है? 5 से ज्यादा है कि 6 से? 6 से ज्यादा होता तो 7 होता। 5 से 1 ज्यादा है तो बटा 5, जिससे ज्यादा उसको नीचे प्रतिशत के लिए गुणा 100, 20 पंजे 100, आंसर आ गया 20%। क्लियर है सभी का? आगे देखिए 10% हम कर चुके हैं 20 में से, अगले 10 पर और बात करेंगे। लेकिन आप कमेंट में मुझे जरूर बताना इस क्लास को देखने के बाद कि क्या आप लोगों का रिव्यू रहा इस क्लास के, मतलब क्या आपका दिमाग कहता है, कैसा आपको समझ में आया, कैसी चीज़ें आपके दिमाग में घुसी, मुझे जरूर बताइए। उसी के अकॉर्डिंग अगली क्लास में हम सुधार करेंगे। 8 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 23/2 है। प्रथम 3 पूर्णांकों का औसत क्या है? 8 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 23/2 है। 23/2 क्या मैं इस 23/2 को 11.5 कह सकता हूं? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल कह दो, बात एक ही है, क्योंकि 11 दूनी 22 और 1 23। पूर्णांक कितने हैं? 8। इस तरह के सवालों को ऐसे देखो, 8 पूर्णांक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्रमागत संख्याओं की बात हो, कभी भी जितनी संख्याओं की बात हो उतने बिंदु लगा दो। 8 संख्याएं 2 और 2 4, 2 6 और 2 8 बिंदु लगा दो और इसके 2 बराबर इससे तोड़ दो। 2 इधर 2 इधर, आधा आधा तोड़ दो इसको। याद रखना अगर रेगुलर संख्या हो तो जितनी रेगुलर संख्या होती है उसके 2 टुकड़े बन जाते हैं और उन दोनों टुकड़ों के ठीक बीचों बीच की संख्या ही औसत होती है। इन दोनों टुकड़ों के ठीक बीचों बीच संख्या 11.5 आएगी। अब मुझे बताओ ऐसी कौन सी 2 संख्या है जिनके बीच में 11.5 आता है? मुझे लगता है 11 और 12 के बीच आता है। इसका मतलब यहां 11 होगा और यहां 12 होगा, पक्का। अगर 11 और 12 है तो यहां कितना होगा? 13, यहां 14 और यहां 15। यहां कितना होगा? 10, यहां 9 और यहां 8। हमें कहता है कि पहली 3 संख्याओं का औसत बताओ। पहली 3 संख्या 1 2 3, इनका औसत बताना है। 8 9 10 का औसत बताना है। एक बात याद रखना भाई, अगर रेगुलर संख्या है तो मैंने क्या कहा, बीच की संख्या औसत होती है। देखो 2 भागों में बांटकर बीच की संख्या औसत बताई, इनका औसत हो जाएगा 9। बीच की संख्या औसत हो गई 9। या फिर ऐसे कह दो 8 + 9, आत्मा की शांति के लिए ऐसा भी कर सकते हो, मरने के बाद पड़ोसी को परेशान करोगे, ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो।
उम्मीद करूंगा बात समझ गए। प्रश्न संख्या 12 देखो, एक कक्षा में 50 छात्र हैं। 40 किलोग्राम भार वाला छात्र विद्यालय छोड़कर चला जाता है। उसके स्थान पर नया छात्र आ जाता है। इसके औसत भार में 100 ग्राम की कमी हो गई। नए विद्यार्थी का भार बताओ। देखो एक चीज बताओ, एक कक्षा में छात्र हैं 50, ऐसे 50 टिंगर बैठे हैं, हमारे राजस्थानी भाषा में टिंगर कहते हैं, ठीक है, टाबर कहते हैं, ऐसे 50 टाबर बैठे हैं। एक लड़का गया इसमें से निकल के बाहर चला गया 40 किलो वाला। आप सोचो इस ग्रुप में से 40 किलो का लड़का बाहर चला गया और मैं कहूं 40 किलो का ही वापस आके बैठ गया इसकी जगह। 40 किलो का गया, 40 किलो का ही वापस आके बैठ गया। बताओ इसके वजन में कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं, क्योंकि संख्या में तो चेंज ही नहीं है ना। एक गया एक वापस आ गया, संख्या तो उतनी की उतनी है। 40 का गया 40 का वापस आ गया, कोई परिवर्तन नहीं है। मैं कहूं इस ग्रुप का वजन बढ़ कब सकता है? जब 40 का जाए ज्यादा का आ जाए, 40 से ज्यादा का आए, 40 से ज्यादा का आ जाए तो वजन बढ़ जाएगा। अगर 40 से कम का आ जाए तो घट जाएगा। अगला कहता है एक लड़का 40 किलो वाला गया और उसके स्थान पर नया आ गया, लेकिन इस वजह से सबका भार 100 ग्राम घट गया, औसत घट गया 100 ग्राम। औसत का मतलब होता है प्रत्येक का वजन 100 ग्राम घट गया। तो औसत घटा कितना मुझे ये बताओ। औसत घटा 100 ग्राम, तो कुल वजन कितना घटा? ग्रुप का कुल वजन कितना घटा मुझे ये बताओ। तो आप कहेंगे सर औसत का मतलब होता है प्रत्येक। 50 में से हर बंदे का 100 ग्राम घट गया, तो 5000 ग्राम घटा कि नहीं घटा? 5000 ग्राम कह दो या 5 केजी कह दो, बात एक ही है। 5 केजी वजन घट गया। क्यों घट सकता है? क्योंकि जो नया बच्चा आया वो 5 किलो कम का आया है, इसका मतलब। तो बताओ नया छात्र कितने का आया? तो नया छात्र पहले जो जितने का गया उससे 5 किलो कम का आया। घटने का मतलब कम कर दो और बढ़ने का मतलब बढ़ा दो। तो बताओ 35 किलो का आया कि नहीं आया? नया छात्र 35 किलो का आया है, और अगर यहां वजन बढ़ जाता तो वो 45 किलो का हो जाता। ठीक है, आगे बढ़ो। प्रश्न संख्या 13, 19वीं पारी में 98 रन बनाकर एक क्रिकेट खिलाड़ी की औसत रन संख्या में 4 की वृद्धि हो गई। 19 पारियों के बाद उसका औसत रन कितना होगा? यह भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है और इसके तरीके प्रश्न में बच्चे भूल जाते हैं। परीक्षा की जब बात आती है तो स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्नों को भूल जाता है। आइए मैं समझाता हूं। इस तरीके के प्रश्नों को कभी नहीं भूलना है, मैं कोशिश करूंगा आज के बाद कभी ना भूलें। यहां बताओ पारी कितनी है? पूरी पारी है 19। 19वीं पारी में 98 रन बनाया, जिसके कारण उसके औसत रनों में 4 की वृद्धि हो गई। बताओ 19 पारियों के बाद औसत क्या होगा? यहां पारी है पूरी 19, 1 2 3 4 इस प्रकार से 18 19। पहले ऐसे निशान लगा दो, 19 पारी है। इसने क्या किया? 19वीं पारी में 98 रन बनाया। कितने रन बनाए? 98। अगर आज के बाद इस तरह का कोई सवाल पूछे कि जितनी पारियां हैं उसमें से लास्ट पारी में जितने रन बनाए, लास्ट पारी के रन देख, केवल लास्ट पारी के। पहले प्रश्न का स्ट्रक्चर समझो। यहां देखो 19वीं पारी में 98 रन बनाए, मतलब जितनी पारियां हैं उसमें से केवल लास्ट की पारी की तो बात कर रहा है अगला। अगर केवल लास्ट की पारी की ही बात करे और फिर कह दे कि जिससे सबका औसत इतना कम ज्यादा हो गया, तो बताओ लास्ट की पारी के बाद औसत कितना है? अगर इस तरह का पूछ ले तो आपको क्या करना है? लास्ट की पारी में जितने रन बनाए उसमें से अगर रनों में वृद्धि हो गई तब तो माइनस कर देना, अगर वृद्धि हो गई हो तब तो माइनस कर दो वापस, और अगर कमी हो गई हो तो प्लस कर देना। यहां वृद्धि हो गई इसलिए इसमें से कम कर देना। ठीक है, इन सब औसत में 4 रनों की वृद्धि हो गई, तो जो पीछे बच गए ना इनको सबको 4 से गुणा कर देना। देखो टोटल पारी कितनी थी, मैं दोबारा समझाता हूं। टोटल पारी कितनी है? 19। लास्ट की पारी का रन दे रखा है मात्र कि लास्ट की पारी में 98 रन बनाया, तो 98, जिसके कारण सब में 4 की वृद्धि हो गई। तो इनको तो फालतू में ही 4-4 मिल गया ना, इनको फालतू में 4-4 देना पड़ गया, तो इनको सबको 4 से गुणा करके घटा दो। अगर 2-2 बढ़ा तो 2 से गुणा करके, मतलब पिछली सारी पारियों को जितनी वृद्धि हुई ना उतने से गुणा करके घटा दो। तो मुझे बताओ 98 माइनस 72 होगा कि नहीं होगा? बताओ 26 आया कि नहीं आया? उत्तर आ जाएगा 26। कितना आ जाएगा? 26। प्रश्न संख्या 14 देख भाई। एक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार ने डाले गए मतों का 56% मत प्राप्त किए और अपने एकमात्र प्रतिद्वंदी को 2496 मतों से के बहुमत से हरा दिया। कोई मत फर्जी नहीं था। डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, आइए कैसे समझोगे। देखो एक चीज ध्यान रखो,
कोई भी अगर मत फर्जी नहीं है तो कुल मत हमेशा 100% माने जाते हैं। कितने परसेंट माने जाते हैं? 100%। यहां दो ही तो उम्मीदवार हैं, टोटल मत 100 थे, तो एक तो उम्मीदवार पहला और एक उम्मीदवार दूसरा। इसमें से एक उम्मीदवार ने 56% मत लिए। मुझे बताओ टोटल वोट तो 100 मानेंगे ना, 100 में से अगर 56 चले गए तो पीछे 44 बचेंगे कि नहीं बचेंगे? तो अगर एक 56 ले गया तो दूसरा 44 लेगा कि नहीं लेगा? आप कहेंगे हाँ सर। मुझे बताओ एक को 56 मिल गए, दूसरे को 44 मिल गए, तो हारा कौन? यही, ये कहता है बहुमत से हरा दिया। मतलब इसकी हार कितने से हुई, मुझे ये बताओ। तो देखो हार और जीत का मतलब होता है दोनों के बीच का गैप कितना है। दोनों के बीच का गैप है 12%। हार कितने से हुई? 12% से। अगर ये 44 लाया, ये भी 44 लाता तो नहीं जीतता कोई, सब मैच ही टाई हो गया। इस 12% की ओरिजिनल वैल्यू है 2496। तो बताओ 1% की ओरिजिनल वैल्यू कितनी होगी? 2496 में 12 का भाग दे दो, 12 दूनी 24, भाग टूट के शून्य, और 12 अट्टे 96, एक की वैल्यू होगी 208। हमें कहता है कुल मतों की संख्या बताओ, और मैंने कहा कुल मतों की संख्या तो 100 होती है। अगर एक की वैल्यू 208 है तो 208, 100 की वैल्यू 208 के आगे 2 जीरो, आंसर हो गया। 208 के आगे 2 जीरो, 100 की वैल्यू हो गई। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 15। जोड़ बाकी गुणा भाग का नाम से एक पहला टॉपिक था आपके सिलेबस में, अगले प्रश्न अब उसी पर आधारित है। कहता है 3 सही 5/8, 6/16, 5/24, 3 सही 1/2 का मान बताओ कितना है। अच्छा, ऑप्शन सारे सामान्य भिन्न में दे रखे हैं, तो एक काम करो, कितना टाइम रहा है? अच्छा 20:41 हो, ठीक है। आप सबको सामान्य भिन्न में बनाओ, क्योंकि सारे ऑप्शन सामान्य भिन्न में। 8 दिया 24, 24 और 5 कितना हो गया? 29, तो 29/8 हो गया। प्लस देखो मुझे ऐसे लगता है 2 से कट सकता है ये, 2 से कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा 8 बार, तो मैं इसको लिख सकता हूं 3/8 माइनस 5/24, और प्लस 3 दूनी 6 और 1 7/2। लघुत्तम लो, लघुत्तम लेंगे तो 24 आ जाएगा, लघुत्तम आ गया 24। 8 का भाग 24 में 3 बार, 3 को 29 से गुणा करो, 29 दिया 87, प्लस 8 का भाग 24 में 3 बार, 3 को 3 से गुणा करो 9, 24 से 24 कट गया 5, 2 का भाग 24 में 12, और 12 साते 84। हल कर दो। देखो भाई, प्लस का 9 और माइनस का 5 बचेगा प्लस का 4, प्लस का 4 और 84 प्लस का 88, 88 और 87 देख लो। 88 87 देखेंगे तो 8 7 15 और 107 कितना हो जाएगा? 175, 175 बटा कितना हो जाएगा जी? 24, और 175/24 बोले तो आंसर नंबर कितना बन गया? सी। क्लियर है सभी का? आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 16। निम्न व्यंजक को हल कीजिए। गुणा ही है, जैसा कि जोड़ बाकी गुणा भाग शब्द बोला हुआ है, गुणा ही है ये। अगर गुणा ही है तो गुणा करो, लेकिन गुणा में एक चीज सुनो, आज के बाद जब भी तुमको पॉइंट वाली संख्याओं को गुणा करना हो, 2 अप्रोच बता रहा हूं। पहला अप्रोच है गुणा में एक जीरो एक पॉइंट को खा जाता है, सांप नौविले वाली बात है। यहां 2 जीरो इन 2 पॉइंट को खा जाएंगे, 2 जीरो 2 पॉइंट को खा गए। अब सबको गुणा कर दो, जितने पॉइंट है उतने गुणा लगा दो। देखो 3 तिया 9, 9 तिया 27, तिया 81, 3 243, 243 तो आया गुणनफल। पॉइंट देखो, एक इसका और 3 इसके, टोटल पॉइंट लगेंगे 4। संख्या तो 3 ही है, ये लो हो गए 4, ये लगा दो पॉइंट। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा जी? 4 नंबर। एक तरीका। दूसरा तरीका है इन सबको नॉर्मल गुणा कर लो। नॉर्मल देखोगे एक 3 है, अगला भी 3, अगला भी 3, अगला भी 3 और अगला भी 300, ऐसे नॉर्मल मान लो। 3 तिया 9 तिया 27, 3 81, 3 243, ये हो गया 243। ठीक, अब 2 जीरो के 2 जीरो। आप मुझे बताओ टोटल पॉइंट देखो, 1 और 3, 2 3 3 3 6 पॉइंट होने चाहिए, तो 6 पॉइंट तो ऐसे ही लगेंगे ना? बोलो हाँ कि ना? अब लास्ट वाले पॉइंटों का कोई महत्व नहीं रह जाता है, इसलिए मैं तो आपको एक ही बात कहूंगा, ये समझो कि 2 जीरो से 2 पॉइंट खा गए। अब इनको गुणा करोगे 243 आएगा, एक जीरो लगा लो, हो गए 4, ये लो ऑप्शन हो गया उत्तर नंबर 4। क्लियर है सभी का? आगे देखो प्रश्न संख्या 17। कहता है इसको हल कीजिए। ये भी अच्छा सवाल है। एक चीज देखो, 0.0625 और बट्टा 0.025। काके अगर ऐसा कोई है जिसको लग रहा है कि गणित में तो बट्टा गोल है, वो पहले सुनो भाई। क्या आपने आज तक गणित में 10वीं तक मास्टरों ने कूट कूट के ये नहीं सिखाया तुमको कि नीचे वाली संख्या का पॉइंट हटाने के लिए ऊपर जीरो लगते हैं, ऊपर वाले के लिए नीचे लगते हैं? ये तो सिखाया। ऊपर वाली के लिए नीचे जीरो लगा दो, 4 अंक है तो 4 जीरो, नीचे वाली के लिए ऊपर लगा दो 3 जीरो।
ये तो सीखा है। इसका भी पॉइंट कट गया, इसका भी पॉइंट कट गया। अब बताओ 25 से कम 25 और 25 25 625, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। अब बताओ 25/10 हो गया, 25/10 हो गया तो 2.5 आया, और 2.5 बोले तो 2। लेकिन ऐसा अच्छी बात नहीं है, इसको इजी बना सकते हैं। इजी ऐसे बना सकते हैं, 0.625 है और बट्टा 0.025 है। ऊपर नीचे पॉइंट बराबर कर लो, जिस साइड कम है उधर जीरो लगा के पॉइंट बराबर कर दो। बताओ इधर कितने पॉइंट है? 4। इधर कितने पॉइंट है? 3। किस साइड कम है? नीचे की साइड एक पॉइंट कम है तो एक जीरो चिपका दो। ऊपर नीचे बराबर हो गया। अब पॉइंट से पॉइंट काट दो। अगर पॉइंट से पॉइंट काटेंगे तो ऊपर तो आ गया 625 और नीचे आ गया 250। अब देखो केवल 25 से काटो, 25 से कम 25 और 25 25 625। बताओ 2.5 उत्तर आया कि नहीं आया? उम्मीद करता हूं बात समझ गए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रश्न संख्या 18 देखो दोस्त, निम्न को हल कीजिए। अगर इसको हल करूं तो पहले देखो 4 तिया 12 और 1 13/3, गुणा 5 दूनी 10 और 4 14/5, भाग 3 दूनी 6 और 1 7/3। अब आपको मैंने YouTube पे आज भी वो क्लास पड़ी हुई है, आप देख लो, चाहे इसे सरलीकरण में जोड़ बाकी पढ़ा रखा है। आज भी कहता हूं, अगर कभी भी एक संख्या में दूसरी संख्या का भाग देना हो, एक संख्या में दूसरी संख्या का भाग देना हो तो शॉर्टकट होता है, पहली संख्या को तो ऐसा का ऐसा रखो, भाग को गुणा में चेंज करके आगे वाली संख्या को उल्टा कर दो, लग गया भाग। ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5/6 उत्तर आ जाएगा। अगर आप ऐसा लगा सकते हो तो यहां लगाओ। देखो 13/3 का 13/3 है, गुणा 14/5 का 14/5 है, भाग को गुणा में चेंज करके आगे वाली संख्या को उल्टा लिख दो, कर दो हल। 3 से 3 कटेगा, 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14, 13 दूनी 26/5 आ जाएगा। 26/5 को मैं कह सकता हूं 5 5 25 बचा 1, 5 से 1/5, 5 से 1/5 बोले तो उत्तर नंबर आ जाएगा 1। आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 19 देखो। प्रश्न संख्या 19 कहता है कि इसको गुणा कीजिए। दोस्त एक चीज ध्यान रखो, मैं आपको एक सीटी दे रहा हूं, ट्रिक है 11 101 1001 8D से गुणा, इस तरह की एक ट्रिक दे रहा हूं। आज के बाद ध्यान रखना, अगर किसी संख्या को 11 से गुणा करना हो तो एक जीरो चिपका के वही संख्या वापस जोड़ दो। अगर किसी संख्या को 101 से गुणा करना हो 2 जीरो चिपका के वही संख्या जोड़ दो। अगर किसी संख्या को 1001 से गुणा करना हो 3 जीरो चिपका के वही संख्या जोड़ दो। यहां बताओ, इस संख्या को 1001 से गुणा करना है, 101 से गुणा करना है। अगर किसी संख्या को, ध्यान दें सभी, अगर किसी संख्या को 101 से गुणा करना हो तो 2 जीरो चिपकाओ और वो मूल संख्या वापस जोड़ दो। मूल संख्या इसमें 91 00 11 वापस जोड़ दो। 2 जीरो 101 के लिए 2 जीरो चिपका दो इसके आगे और ये ओरिजिनल संख्या जोड़ दो। 1 का 1, 1 का 1, 1 9 1 9, 91 91 1111। देखो 91 91 11 11, ऑप्शन नंबर 2। एनी डाउट? आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या कहता है 20 और आज की क्लास का लास्ट सवाल, यदि 36:81 अनुपात अक्स अनुपात कहता है 63 है तो अक्स का मान बताइए क्या है। आपको अनुपात में ये बात पता होगी कि अंतः पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। अंतः पदों का गुणनफल, तो अंतः पदों का गुणनफल 81 गुणा क्वेश्चन मार्क या 81 गुणा अक्स बराबर होगा बाह्य पदों का गुणनफल 36 गुणा 63 के। अंतः पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। मेरी गणित कहती है जिसका मान चाहिए वो अकेला रहता है, बाकी उठकर दूसरी तरफ चला जाता है। अगर गुणा में है तो दूसरी तरफ ले जाके भाग लगा दो। इसको हल करूं भाई तो मैं कहूंगा 9 चौका 36 और 9 9 81, 9 साते 63, 7 चौका 28। मुझे बताइए आंसर 28 आया कि नहीं आया? क्लियर है सभी का? ये हमारा 20 नंबर का सवाल प्रश्न था, मैंने 20 प्रश्न हल करवाए। मुझे कमेंट में आप जरूर बताइए कैसा लगा पेपर, कैसी बातें समझ में आई, कितना शानदार, बढ़िया, घटिया, जो तुम्हारा रिव्यू हो पॉजिटिव नेगेटिव मुझे जरूर दीजिए। अभी भी ऐसा भाई है कोई जो प्रैक्टिस ही नहीं कर पाया, सिलेबस पूरा पढ़ लिया, इधर उधर सब जगह जो हाथ मारना था कर लिया लेकिन नहीं पार पड़ी, तो भाई केवल 49 रुपए में 100 टेस्ट। हालांकि ये कोई टाइम पर 299, क्यों सर 299 की हुआ करती थी, लेकिन वो क्यों थी उस वक्त की लोगों को 2-2 महीने मिले हैं टेस्ट देने में, बहुत मजे से टेस्ट दिए हैं। लेकिन आप लोगों के पास 10 ही दिन है तो हमने सिर्फ 49 रुपये इसका रेट कर रखा है। 100 टेस्ट है, मुझे पता है नहीं दे पाओगे 100, लेकिन फिर भी क्या काम में आएगा, क्यों जरूरी है तुम्हारे लिए। एक तो 10 फुल लेंथ टेस्ट है ओवरऑल सिलेबस पर आधारित, ये देने जरूरी है सबको। एक 29 तारीख को हम प्री एग्जाम करवा रहे हैं, ये सबको प्री एग्जाम देना जरूरी है, इनके लिए फ्री रहेगी ये, ठीक। और एक इनमें टॉपिक वाइज टेस्ट है।
अब इन टॉपिक वाइज टेस्ट में तुम्हारा जो सब्जेक्ट खराब है ना उसके टेस्ट लगा लो। जैसे कई कई ऐसे हैं जिनको फर्स्ट एड और यातायात संकेत से नहीं पार पड़ी, लगाओ यहाँ से केवल उनके। किसी को लग रहा है मुझे गणित की प्रैक्टिस चाहिए, लगाओ। किसी को जीके, किसी को हिंदी, इंग्लिश, तुम्हारी और सारे लगा दो, सोने पे सुहागा है। तो इसके लिए आपको सक्सेस सेंटर सीकर के नाम से एप्लीकेशन है, आप डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मोबाइल नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, नहीं तो मैं लिख देता हूँ 9462 047 और 466। आप कॉल कर लो, सक्सेस सेंटर के नाम से एप्लीकेशन है, डाउनलोड करो और लगाओ टेस्ट और कॉन्फिडेंस में आओ, क्योंकि बिना कॉन्फिडेंस के परीक्षा पास नहीं होती है। खैर, शुक्रिया, हम अगली क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।